Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in our yesterday's class, we finished some of the property of d block element. Today, we are going to discuss about the magnetic properties of d block elements. ठीक, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम किसके बेसिस पे पढ़ते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक बिहेवियर. ठीक है, ये आपने फिजिक्स की क्लासेस में ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया, फेरो, फेरी, एंटी फेरी. ठीक है, कुछ वही पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होगी. तो कितने टाइप की प्रॉपर्टी बेसिकली हम पढ़ेंगे? आपने पढ़ा पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और थर्ड आपने जो पढ़ा है, एक वर्ड सुना होगा फेरोमैग्नेटिक. ठीक है, ज्यादा डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ते हो. देखो, पैरामैग्नेटिक कौन से सब्सटेंस होंगे? द सब्सटेंस विच अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. इट मींस जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, अगर कोई सब्सटेंस उन मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो सब्सटेंस क्या बोला जाएगा? आपका पैरामैग्नेटिक. जो रिपेल करेगा वो क्या बोला जाएगा? आपका डायामैग्नेटिक. और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं. किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा. अगर जनरली आप देखो तो जो फेरोमैग्नेटिक है ये क्या है? पैरा का ही एक्स मींस ब्रॉड, उसमें आपका क्या दिया गया है? फेरो का. ठीक है, आप फेरो को ही क्या बोल सकते हो? पैरामैग्नेटिक बोल सकते हो. ठीक है, तो देखो पैरामैग्नेटिक में आप क्या देखोगे? सब्सटेंस विच आर attracted. क्या करेंगे? अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, डायमैग्नेटिक में क्या लिख सकते हो? सेम भाई, सब्सटेंस विच आर रिपेल. आपको कंप्लीट लिखना है. रिपेल बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. वो सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? आपके डायमैग्नेटिक. और फेरो क्या होंगे? द सब्सटेंस विच आर strongly attracted by applied magnetic field. वो क्या होंगे? आपके फेरो. तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? डाया और पैरा ही पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि जो फेरो है ये क्या है? एक्सट्रीम केस ये किसका? एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक का. ठीक है, तो देखो जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है किसी भी सब्सटेंस का, वो किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. किसके अंदर? इन, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होंगे आपके? n-1d इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? अनपेयर्ड हो. तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? पैरामैग्नेटिक होगी. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में. आपके डायमैग्नेटिक किसकी वजह से होगा? क्यों रिपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को? ड्यू टू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? पेयर अप हो जाएगा. इट मींस आप क्या बोल सकते हो? ड्यू टू दी absence of unpaired electron. ठीक है, अगर आपको कहीं पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर दिख जाए तो वो सब्सटेंस क्या होंगे? डायमैग्नेटिक. और n-1d इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिख जाए तो वो क्या होंगे? मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस दिखे तो कौन से होंगे? पैरामैग्नेटिक. तो आप पहले ये वाली चीजें नोट करो. स्टूडेंट्स देखो, अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, हमने क्या बोला था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. अब आपने देखा होगा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सब में अलग अलग होता है. किसी में 1 मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा. इट मींस आप पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे मापोगे, मेजर करोगे कि कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, कौन ज्यादा
कम है, ठीक है। तो इसको हम कौन सी उससे मेजर करते हैं, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। कौन कितना पैरामैग्नेटिक है, कौन, वो हम किससे मेजर करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू। और इसको कैलकुलेट करने के लिए दो पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से, या किसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, दो है आपके ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के मूवमेंट की वजह से, और एक स्पिन, ठीक है। तो दो फैक्टर है, लेकिन स्पिन मोशन बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे, और ये ऑर्बिटल मोशन। लेकिन जो डी आपके जो डी ऑर्बिटल्स है, इनमें क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, स्पिन। इट मींस जो कंट्रीब्यूशन होगा इस केस में, वैसे तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, बट डी ब्लॉक के लिए जनरली मेन कंट्रीब्यूशन किसका होगा, आपका स्पिन मोशन का होगा। तो जो हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे वो किसके कौन से को कंसिडर करके करेंगे, हम स्पिन मोशन को। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं हम मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज स्पिन ओनली फॉर्मूला। मैग्नेटिक मूवमेंट आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट किसके थ्रू, ओनली स्पिन आप बोल सकते हो ओनली स्पिन फॉर्मूला, स्पिन ओनली फॉर्मूला के थ्रू, स्पिन ओनली फॉर्मूला। जो फॉर्मूला मैं आपको अभी बताऊंगी उसमें इसका कोई रोल नहीं होगा, किसका होगा, ओनली आपकी स्पिन्स का रोल होगा। और उसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 bm। अब देखो यहाँ पे जो n है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये क्या है, इसकी यूनिट आप बोल सकते हो। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, बोहर मैग्नेटोन। यहाँ पे जो बीएम की फुल फॉर्म है वो क्या है, बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। जैसे आपकी डिस्टेंस सेंटीमीटर वगैरह में होती है, ऐसे ही डाइपोल मोमेंट को बोहर मैग्नेटोन में मेजर किया जाता है। और ये जो फॉर्मूला है ये ओनली स्पिन ओनली फॉर्मूला है, मैंने स्पिन वाला पार्ट कंसीडर किया ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो अब हम देखो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड। पहले आप ये फॉर्मूला नोट करो। सो स्टूडेंट्स देखो, अब हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम, स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 21। और 21 से देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली याद हो गई ना मैंने। तो 21 के लिए क्या था, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 से याद रखो। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d 1 में 4s2 पीछे तो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन तो पेयर है यहाँ पे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 1। तो आप क्या बोलोगे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपका फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक मूवमेंट का, अंडर रूट ऑफ n प्लस 2, ठीक है। पुट करो, n की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 प्लस 2 कितना है, अंडर रूट 3। देखो अंडर रूट 3 की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, जरा चेक करो। 1 होता है, 2 की वैल्यू कितनी होती है, 4। भाई 4 का अंडर रूट करोगे तो कितना आता है, 2। और यहाँ पे क्या है, 3 मीन्स 1 से तो ज्यादा हो गया, 2 से क्या होगी, कम होगी। मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और 0.3 की वैल्यू तो वैसे सभी को याद ही होती है, 1.732 होती है, ठीक है। अब देखो, आप पीछे वाली वैल्यू को कंसिडर मत करो, ये थ्योरेटिक आपकी एक्सपेरिमेंटल है, गिवन होगी। आप ये चेक करो, जो पॉइंट से डेसिमल से पहले जो वैल्यू है, बेसिकली वो डिजिट किसके बराबर है, जितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जनरली वही आती है, ठीक है। सपोज करो मुझे ये दिया होता कि आपका एटॉमिक नंबर 21 है और उसका बोहर मैग्नेटॉन 1.732 है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन देखो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 3d5 4s1, ये सभी को आती है, ठीक है। देखो डी में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, ठीक है। ऐसे है आपके 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5। और एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
5 ये और एक, टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 6। जरा यहाँ पुट करो 6 प्लस 2 कितना आया 6 और 2 8 और 8 6 जा कितना होता है 48। ठीक है 48 क्या होगा आपका, देखो 49 किसका अंडर रूट होता है 7 का, लेकिन 48 क्या है 7 से कम है और 6 का कितना होता है 36। बेसिकली इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। ठीक है तो देखो यहाँ से फिर से आइडिया लगाओ, डेसिमल से पहले क्या है 6 है, तो बेसिकली ये वैल्यू किसकी है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है अब देखो क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, ऊपर जब चार्ज मेंशन कर दिया इट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हमने लॉस कर दिए। तो कौन से लॉस करेगा, एक यहाँ से करेगा और एक यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बच रही है आपकी 3d4 है, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पुट करो तो आंसर कितना आएगा 4 प्लस 2 6 और 6 4 जाओ 24। अब देखो 25 का अंडर रूट 5 होता है, लेकिन ये 24 है, इट मींस 5 से कम होगा तो क्या होगा 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ठीक है और ये 4 किस पॉइंट इंडिकेट कर रहा है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो दोनों एग्जांपल क्या थे क्रोमियम थे, लेकिन हम बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू से भी पता लगा सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर क्रोमियम होता है तो उसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अगर क्रोमियम 2 पॉजिटिव होता है तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ये नोट डाउन करो, फिर हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको कैलकुलेट करना है फॉर डाइवैलेंट। देखो डाइवैलेंट बोल दिया तो इट मीन जो भी हमारा एम होगा वो हमें कौन से स्टेट में 2 पॉजिटिव वाले स्टेट का हमें डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है, जिसका एटॉमिक नंबर आपको कितना दिया हुआ है 25 मींस जो एम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 25, लेकिन आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो 25 एटॉमिक नंबर किसका होता है आप सभी को याद है, याद करो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम और मैंगनीज। तो आप लिख सकते हैं ये जो एटॉमिक नंबर 25 है वो किसका है आपका Mn का है, मैंगनीज का है। और कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बताया 25 है तो कितना होगी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 भी 5 है 3d5 4s2। ठीक है तो देखो आपको किसका निकालना है M2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे M क्या है आपका Mn है, कोई भी जो मेटल है वो क्या है Mn है, 2 पॉजिटिव स्टेट में निकालना है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने, कौन सा लॉस करेगा 4s वाले लॉस करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बच रही है आपकी 3d5, अब 3d5 है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो आप अपना मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था आपका अंडर रूट ऑफ n+2 पुट करो वैल्यू कितनी आएगी 5 + 2 7 5 जा 35 इतना बहुत मैग्नेटॉन। ठीक है अब देखो आपका ये सेकंड क्वेश्चन ना, आपको क्या कैलकुलेट करना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, मींस स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वही आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो किसका M2 पॉजिटिव आयन का, और आपको एटॉमिक नंबर कितना दे दिया 27। तो याद करो 27 पे कौन आता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट। इट मींस ये जो आपको कॉन्फ़िगरेशन गिवन है ये किसकी गिवन है कोबाल्ट एटॉमिक नंबर ये, लेकिन आपको कौन से स्टेट का पूछा है 2 पॉजिटिव, तो आपको किसका निकालना है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का। 27 है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d7 4s2, इसकी कितनी होगी 3d7। अब देखो 7 में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो फाइंड आउट करो 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। इट मींस इस बार हमारी n की वैल्यू क्या होगी 3, तो आपका फॉर्मूला क्या था n+2 का अंडर रूट, n की वैल्यू कितनी पुट करो 3, कितना आएगा 3 + 2 5 3 जा 15 अंडर रूट 15 आपकी वैल्यू आएगी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की। ठीक है तो ये दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क में, नोट डाउन। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर। ठीक है बेसिकली आपने देखा होगा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो कौन सी प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स बोलो या आयंस बोलो, डी ब्लॉक के कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं हमारे कलर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है तो मोस्ट ऑफ सारे नहीं मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट
show this show of we have to show the property of color in solid state में भी as well as in aqueous state, solid state as well as in aqueous state, दोनों ही स्टेट में आपके क्या शो करते हैं, कलर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, बेसिकली उस कलर का रीजन जानने की, किस रीजन की वजह से। तो सबसे पहला मेन रीजन आपका क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। क्या बोल सकते हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस होती है, डी ब्लॉक में। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट से क्या थे, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिनके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड ना हो। ठीक है, और हमने डेफिनेशन में भी ये देखा था। तो जो डी ब्लॉक है एलिमेंट्स है उनमें क्या है, प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, इनकम्प्लीट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिखो आप, n-1 छोड़ो, इनकम्प्लीट डी सबशेल। ठीक है, कि जो डी सबशेल है वो आपकी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती, क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन देखो, जो आपकी डी ऑर्बिटल है बेसिकली वो डीजनरेट नहीं होती। डीजनरेट मतलब डी ऑर्बिटल देखो आपके 5 हैं, ये सब मैं आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो ये आपकी डी ऑर्बिटल है, ये क्या है, अभी तो डी जनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी। तो डी की जो 5 है, डी सबशेल है आपकी ये। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स हैं, ये डी जनरेट नहीं होते, मींस सबकी सेम एनर्जी नहीं होती। ये क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं 2 एनर्जी लेवल्स में। और ये क्यों, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो कंप्लीट डिस्कशन हम कर चुके हैं कि किस केस में नीचे कौन आएगा और ऊपर कौन जाएगा। भाई 5 में क्या है, 3 एक्सियल ऑर्बिटल है, 2 नॉन एक्सियल है। तो कब एक्सियल ऊपर जाती है, कब नॉन एक्सियल जाती है, वो सारा वहां पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको T2G वाला नीचे दिखा रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड वाली स्प्लिटिंग दिखाई है मैंने, T2G और EG। T2G में क्या आता है आपके, DXY, DYZ और DZX, dx² माइनस y² और dz²। तो बेसिकली इस स्प्लिटिंग की वजह से देखो डी में चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, 2 एनर्जी में स्प्लिट हुआ। सपोज करो इसमें ये एनर्जी लेवल गैप है, भाई यहाँ पे कितना भी एक देखो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और अनपेयर्ड होना, मींस देखो ये इलेक्ट्रॉन है T2G में, लोअर एनर्जी, ये एनर्जी गेन करेगा, कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल EG में। कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा, देखो यहां से ये गया ऊपर, यहां पहुंच गया। ठीक है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये वापस किसमें आएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये क्या करेगा, एनर्जी का एडिशन करेगा, और एनर्जी क्या होती है, E = hc/λ होती है। मींस ये विजिबल स्पेक्ट्रम में पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी एमिट करेगा, और किस कलर के साथ वो मैच करती है वो डिपेंड करेगा ये एनर्जी गैप कितना है, CFSE कम। ये कलर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पर भी समझाया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट फील्ड होती है डी ऑर्बिटल, मींस कंप्लीटली फील्ड नहीं होती, पार्शियली फील्ड होती है। तो प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, कलर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये गैप कितना है, कितनी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कितनी एमिट करेगा, उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, कलर होगा। तो अब हम बेसिकली इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल है, क्या कौन कौन से वो कलर शो करते हैं। स्टूडेंट्स देखो टाइटेनियम में एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे टाइटेनियम के देखो ये तो न्यूट्रल, तो टाइटेनियम के ऊपर चार्ज कितना है आपका, टाइटेनियम 3 प्लस स्कैंडियम टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 22, तो कन्फिगरेशन 22 है। टाइटेनियम की कन्फिगरेशन क्या होगी आपकी 3d2 4s2, और यहाँ पे 3 प्लस की कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से, तो कितनी कन्फिगरेशन बनी आपकी 3d1। तो देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 लिगेंड्स है आपके, तो नीचे क्या रहेगा आपका T2G और ऊपर क्या रहेगा EG,
और एक इलेक्ट्रॉन आपका T2G में है और ये आपका Ag। तो ये कंपाउंड क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब येलो कलर की लाइट। ठीक है, मैंने आपको एक कलर व्हील भी बनवाया था, आप आई होप आप सभी को याद होगा। ठीक है, कि अगर कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होती है तो कौन सा एमिट करेगा। ठीक है, काउंटर कलर वाला बेसिकली। ठीक है, तो देखो ये येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा तो कहां जाएगा, Eg में जाएगा, यहाँ गया। ठीक है, जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एमिट करेगा कौन कौन से कलर की, आपकी रेड कलर की और आपके वॉयलेट कलर की। ठीक है, आप बोल सकते हैं बेसिकली सॉरी ब्लू या ब्लू और रेड का मिक्सचर एमिट करेगा, ब्लू प्लस रेड, तो वो आपको कैसा नजर आता है, पर्पल कलर। ठीक है, तो जब टाइटेनियम का आपका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। कलर व्हील आपको याद नहीं हो तो देखो, ये मैंने आपको बनवाया था 1 2 3 4 5 6 बी, मैंने इंडिगो नहीं लिखा था, बी कहीं से भी स्टार्ट करो, आई को छोड़ो, बी जी वाई ओ आर। तो देखो ये येलो है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सामने वाला इन दोनों कलर का मिक्सचर ये एमिट करता है। भाई येलो है तो लगभग इनका मिक्सचर करेगा और इन दोनों के मिक्सचर कौन सा कलर बना के देता है आपको, पर्पल कलर। इसलिए इस कंपाउंड टाइटेनियम 3+ में कौन सा कलर शो करता है, पर्पल। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली रीजन कलर है क्यों, क्या क्या रीजन है, पहले आप इसको कॉपी करो। तो स्टूडेंट्स देखो काफी बार है ना ये बोल देंगे आपको कि सपोज करो टाइटेनियम 3+ है, व्हाई टाइटेनियम 3+ आर कलर्ड, मींस आप बेसिकली कलर की प्रॉपर्टी का वो रीजन पूछना चाह रहे हैं। तो रीजन देखो क्या क्या है, मेन रीजन तो यही है कि उसके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। D1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, कलर। कलर की प्रॉपर्टी का रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाकी अगर करें तो नेचर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करता है कलर, और उसकी ज्योमेट्री क्या है उस पे भी डिपेंड करता है। भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, मींस वही बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग कराएगा या नहीं कराएगा, तो लिगेंड की वजह से उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ेगा तो कलर की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। ठीक है, ऐसे ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, अगर किसी डी के पास कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल हो या कंप्लीटली एम्प्टी हो, ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे देखो स्कैंडियम 3+। ठीक है, भाई स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d1 4s2, 2 और 1 3, सबके सब निकल गए तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 0। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एक्साइटेशन कहां से होगी, T2G से Eg में कोई एक्साइटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये वाली चीज क्या होगी, मिसिंग होगी, तो ये कंपाउंड क्या होगा, कलरलेस। ऐसे कंप्लीटली फील्ड में जब सारे फील्ड है, भाई जैसे D10 है, Eg भी फुल है, T2G भी, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, कोई खाली जगह ही नहीं है जंप करने के लिए, तो कहां से जंप करेगा, कहां से कलर की प्रॉपर्टी शो करेगा। इट मींस ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे, कलरलेस। देखो जैसे एग्जांपल देख सकते हो, स्कैंडियम 3d0 होता है तो कलरलेस, टाइटेनियम 4+ भी क्या होगा, 0, वो भी क्या होगा, कलरलेस। लेकिन 3+ क्या होता है, 3d1 जो कलर शो करता है। तो ये टेबल आपकी बुक में गिवन होगी, मैंने कुछ ही लिखे हैं, जैसे जिंक है 3d10 फुल्ली फिल्ड है तो ये क्या है, कलरलेस। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। एक छोटा सा पॉइंट बताना रह गया, ये आप उसको पहले वाले की जगह लिख सकते हो जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि जो आपकी डी ऑर्बिटल है डी जनरेट नहीं होती है, स्प्लिट करती है किसमें, इसमें T2G और Eg में। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो जंप करके यहाँ गया, मींस ये इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, डी ऑर्बिटल से किसमें जा रहा है, अनदर डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। ये वही पहले वाली जगह पे ही मेंशन कर लेना, डी ट्रांजिशन। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर कोई कलर की प्रॉपर्टी आ जाए ना तो आप लिख देना डी ट्रांजिशन। बेसिकली रीजन यही होता है, देखो कलर के तो और भी रीजन है लेकिन आपके लेवल पे यही है, कलर के बेसिकली चार्ज ट्रांसफर भी रीजन है, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, वो भी दो तरीके का होता है, तो मेटल टू लिगेंड, MLCT बोलते हैं उसको, मेटल टू लिगेंड चार्ज, मेटल M, लिगेंड L, C से चार्ज, T से ट्रांसफर। इसका मतलब होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये हायर क्लासेस में आता है, आपके लेवल पे यही है। तो बेसिकली कलर का रीजन क्या है, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का जंप होना यहाँ से उसका कम बैक आना,
और ये किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो जंप करेगा। तो ये वर्ड, एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक डी डी ट्रांजिशन कलर के कंसेप्ट में अगर डी ब्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है तो मेंशन करना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मींस आपने देखा होगा डी ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट्स किस तरह यूज किए जाते हैं, एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है। वैसे स्पीड डाउन भी कर सकता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो फास्ट कर दे किसी भी रिएक्शन को। तो देखो ये बिहेव क्यों करते हैं कैटलिस्ट की तरह, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक ज्यादातर शो नहीं करते होंगे। क्यों, देखो पहली बात इनके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n-1d में क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैटालिटिक। इनका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज। देखो कैटलिस्ट का सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, लार्ज, तो इनके पास क्या है, लार्ज सरफेस एरिया। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, बताया था मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 +3, मैंगनीज तो +2 से लेके +7 तक शो करता है, वेरिएबल चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी रखते हैं। कोऑर्डिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स बनाना ही देखा। तो बेसिकली 4 रीजन है कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने के इनके लिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है और स्टूडेंट न जाने क्या क्या रीजन लिखते हैं आउट ऑफ द वे। तो आपको याद रखना है जब भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी आए तो डी ब्लॉक के लिए तो रीजन क्या रहेंगे, बेसिकली ये रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं मतलब डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है, उनका नाम क्या है। बेसिकली आपका रिवीजन पार्ट होगा कैटलिस्ट का, ठीक है, वही मैं डिस्कस करूंगी, पहले आप ये नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। देखो मैं डी ब्लॉक का सबसे पहले आपका एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम की लूं। तो जो स्कैंडियम है ये क्या नहीं होता, ये कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, सरफेस एरिया भी ज्यादा बढ़ाने होगा। तो स्कैंडियम पहला ऐसा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस ईयर आया भी था। बेसिकली तो ऐसे दिया था, कौन सा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो बच्चों ने क्या कर दिया, जिंक लिख दिया। तो आपसे तो क्या पूछा गया था, ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा कौन सा है 3D सीरीज का, पहली बात उसने मेंशन किया 3D, मतलब आपको 3D का ही एक एग्जांपल देना है और ऊपर से कहा ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जिंक क्या है, जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, वो +2 ही करता है, बस एक सिंगल, ठीक है, बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आपसे क्या पूछा था, एक ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा था जो 3D सीरीज का हो, तो जिंक ट्रांजिशन है ही नहीं, हट गया, तो बचा कौन, स्कैंडियम। ये याद रखना, इस बार आया था। तो ये किसकी तरह काम नहीं करता, कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता। स्कैंडियम की बात कौन आता है आपका, टाइटेनियम। जरा याद करो टाइटेनियम एज ए कैटलिस्ट आपने कहाँ यूज किया है, कहाँ बताया था मैंने आपको, पॉलीमर में बताया था, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या था आपका, Ti टाइटेनियम क्लोराइड प्लस में ट्राइथाइल एल्यूमिनियम था आपका TiCl4 प्लस इथाइल को मैंने 80 लिख दिया, थ्राइस एयर। ये आपका क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये किसके लिए आपने यूज किया था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए यूज किया था। याद आया, लो डेंसिटी पॉलीथीन पढ़ा था हमने, हाई डेंसिटी पॉलीथीन पढ़ा था। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए आपने क्या यूज किया था, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ये आपका टाइटेनियम का हो गया एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम होगा, थर्ड आपका कौन है, वेनेडियम। वेनेडियम का एक कंपाउंड था V2O5, ये भी हमने यूज किया था, याद करो, पी ब्लॉक, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये वाला हमने कहाँ यूज किया था कैटलिस्ट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है आपका किसकी फॉर्मेशन में, प्रिपरेशन में यूज होता है, H2SO4 में। और वहां पे इसका रोल क्या था, ये SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या डाला था, V2O5, ताकि रिएक्शन क्या हो, रिवर्सिबल ना हो। याद आया, ठीक है। तो वेनेडियम का आपका रोल ये था। और वेनेडियम का वेनेडियम का V2O5 का रोल तो वो था, V2O5 का ही रोल है शायद ये, ठीक है। V2O5 आपका कहाँ यूज होता है, आपका एरोमेटाइजेशन में यूज होता है, क्लास 11 याद करो, एरोमेटाइजेशन। आपने एल्काइन से CH ट्रिपल बॉन्ड
CH एसिटिलीन 3 लिए थे और आपने किसकी प्रेजेंस डाली थी B2O5 की, क्या बन गया था आपका बेंजीन रिंग। आपके स्ट्रेट चेन से एरोमेटिक रिंग बनी थी, इसको हम क्या बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। तो B2O5 क्या कराता है एरोमेटाइजेशन भी कराता है, ठीक है। वेनेडियम के बाद आपका कौन आता है, फोर्थ वन इज क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम याद करो आपने कहाँ यूज किया है, आपने एक मिक्सचर लिया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ Al2O3 प्लस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ आपने क्रोमियम ऑक्साइड लिया था Cr2O3। इसका भी सेम रोल है, कौन सा ये वाला एरोमेटाइजेशन। तो ये भी आपका किसमें यूज होता है, आपका एरोमेटाइजेशन में यूज होता है। क्रोमियम ऑक्साइड किसके साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। पहले ये नोट डाउन करो, फिर इसके आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट क्रोमियम के बाद आता है आपका मैंगनीज। मैंगनीज का कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं कैटलिस्ट, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। KClO3 को अगर आप MnO2 की प्रेजेंस में हीट करो तो आपकी ऑक्सीजन मिलेगी। अगर आप ये ना लगाओ तो ये प्रोसेस क्या है, बहुत स्लो होगा, बहुत टाइम लगाएगा। आपने ये डाल दिया तो विद इन मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयरन एज ए कैटलिस्ट। अब आयरन एज ए कैटलिस्ट आपने बहुत जगह देखा है। पहला अगर मैं रोल बताऊं तो याद करो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हैपर प्रोसेस, जहां पे एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन से प्रोसेस में, हैपर प्रोसेस में। और हैपर प्रोसेस क्या था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, NH3 बनाया था आपने। और वहां पे मोलिब्डेनम, इसी के साथ ही बता देती हूँ ये भी डी ग्रुप का एलिमेंट है। ये किसकी तरह काम कर रहा था, एज ए प्रोमोटर की तरह। याद आया कुछ, बेसिकली ये जस्ट मैं आपको याद कराने के लिए सारे कैटलिस्ट एक बार डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है बुक्स में ना मिले एक साथ कहीं पर। आयरन आपने और कहां कहां यूज किया है, याद करो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। FeCl3 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस FeCl3 किसमें यूज किया है, ये क्या होता है, ये आपका लेविस एसिड होता है, जो किसमें यूज किया आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज किया है, एल्काइलेशन और असाइलेशन। तो मैंने जनरली फ्रीडल क्राफ्ट बोला, ये फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, असाइलेशन में आपका कौन सा यूज होता है, FeCl3 आपने बहुत बार यूज किया है, ठीक है। आपने आयरन एज ए ट्यूब पे यूज किया होगा, Fe ट्यूब लिखा होगा काफी जगह, कहां पर, जहां पर आप एरोमेटाइजेशन करा रहे हो, ठीक है। बेसिकली आपका क्या है, देखो एसिटिलीन जो पहले डिस्कस किया था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर आपने आयरन ट्यूब में इसको हीट करते हो, एसिटिलीन को आयरन ट्यूब में हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपका बेंजीन रिंग। तो इसने क्या कराया, एरोमेटाइजेशन। हमने बहुत सारे कैटलिस्ट पढ़ लिए हैं जो एरोमेटाइजेशन करा रहे थे, सबको याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स में काम आएगा, ठीक है। तो ये आयरन के रोल थे एज ए कैटलिस्ट, इनको नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज निकल। निकल बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, सब वेल नोन हो इससे, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर मैं बाकी कैटलिस्ट भी यूज कर रही हूँ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के। देखो आपकी एल्काइन सेमीसैलिक कंपाउंड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अगर आपने निकल यूज किया तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बॉन्ड एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बट अगर आपने लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज किया, लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ CaCO3, और आप इसको हल्का सा पॉइजन करते हो सल्फर के साथ, तो आपका ये जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है किसमें कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड। लेकिन ये कौन सा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आइसोमेरिज्म शो होगा, सिस फॉर्म बनाएगा, ठीक है। अगर आपने ब्रिज रिडक्शन कराया, ब्रिज रिडक्शन क्या होता है, लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो जो आपकी एल्कीन की बनेगी, लेकिन इस केस में कौन सी बनेगी, ट्रांस। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में आपने तीनों पढ़े हैं एक साथ, ठीक है। तो दो का तो रोल हो गया, निकल पैलेडियम वगैरह का डिस्कस कर दिया। लास्ट आपका बचता है कॉपर का, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी देखो कॉपर। कॉपर आप क्या यूज करते हो, कॉपर ट्यूब, Cu ट्यूब यूज करते हो, सेम भाई एरोमेटाइजेशन कराने के लिए। ये चौथा है आपका एरोमेटाइजेशन के लिए, याद रखना। तो इससे भी क्या होता है, एरोमेटाइजेशन आपकी एसिटिलीन किस में होगी, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट होगी। तो ये थी हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, पहले इसको फिनिश करो स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी डी ब्लॉक की मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में वही सब सिखाया है। डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बहुत सारे पढ़े, और उनके पीछे रीजन क्या है, देखो
भाई ये इसके साथ लिगेंड ने क्या किया, कंबाइन किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इनके पास क्या थी, वैकेंट डी ऑर्बिटल थी। तो पहला रीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। सेकंड वन इज स्मॉल साइज एंड थर्ड वन इज हाई आयनिक चार्जेस। ये सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जस्ट मैंने आपको मेंशन कर दिया है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो आपके क्या बनाते हैं, इंटरस्टेशियल कंपाउंड। ठीक है, देखो बेसिकली पहले देखो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, देखो लैटिस बनाएंगे। सपोज करिए मेटल आइटम कोई भी है, Mn पॉजिटिव कर दिया, इन्होंने क्या बनाई, ये सारे Mn पॉजिटिव है, मैं मेंशन नहीं कर रही बार बार, ठीक है, ये Mn पॉजिटिव, इन्होंने अपनी एक लैटिस बना रखी है। ठीक है, लैटिस क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है एटम्स का। ठीक है, जो बार बार रिपीट होके एक लैटिस क्रिएट करती है। तो देखो इनके बीच में ये जो एक खाली जगह आ जाती है, हम एटम्स को क्या मान के चलते हैं, स्फेरिकल, बेस स्फेरिकल, कुछ ना कुछ जगह होगी। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड। ये सॉलिड स्टेट में आप बहुत पढ़ोगे, वहां पे मैं डिस्कस करूंगी। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल वॉइड, वॉइड मतलब खाली जगह। ठीक है, तो बेसिकली इनमें क्या होता है, आपके स्मॉल एटम्स आ जाते हैं, स्मॉल एटम्स आ जाते हैं लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, और वो ये जगह क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जब सभी नहीं कुछ। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो क्या हो जाते हैं, देखो ये क्या होते हैं, हार्ड और रिजिड होते हैं। पहली बात हार्ड एंड रिजिड। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज इनका हार्ड रिजिड होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये भी क्या शो करते हैं, एट हाई दे आल्सो शो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी भी शो करेंगे। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। और ये केमिकल इनर्टनेस रखते हैं, ज्यादातर केमिकल्स के साथ इनर्ट रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, केमिकल इनर्टनेस। तो ये थी आपकी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एलॉय फॉर्मेशन। जो आपके डी ग्रुप के एलिमेंट है ये एलॉय बनाते हैं। एलॉय की डेफिनेशन क्या होती है, आप बचपन की क्लासेस से पढ़ते हुए आए हो। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। फिर 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को आप मेल्ट करो, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, उसको क्या करो फिर कूल डाउन करो, तो आपका क्या बन गया, एलॉय बन गया। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपकी भी मेटल आइटम ने डी ग्रुप्स ने लैटिस बनाई हुई थी। ठीक है, जब आप 2 या 2 से ज्यादा को मिक्स कर रहे हो तो लैटिस में क्या आ जाएगा, दूसरा मेटल आ जाएगा। मींस ये सपोज करो डी ब्लॉक एलिमेंट था, ये एलॉय नहीं। एलॉय बनाने के लिए आपको 2 मेटल को मिक्स करना पड़ेगा। ये एक मेटल लैटिस थी, प्लस में आपने ये मेटल ऐड कर दिया, ये मेटल क्या करेगा, यहाँ से एक 2 को इनको हटाएगा, खुद इसकी जगह आ जाएगा। तो सपोज करो ये आपका मेटल 2 आ गया, ये आपका मेटल 1 है और ये आपका मेटल 2 है। ठीक है, इंटरस्टिशियल में क्या था, वो डिस्प्लेस नहीं करता, वो कहाँ आता है, इन खाली जगहों में आता है। लेकिन एलॉय में क्या होता है, ये वाली स्पेस, समझ गए होंगे, खाली जगह में नहीं आता, जो लैटिस है उसी का उठा के उसी की जगह आ जाता है दूसरा मेटल। तो ये है आपका एलॉय फॉर्मेशन। अब एलॉय के हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, पहले आप इनको कॉपी करो। स्टूडेंट्स मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे ये आपने पढ़ाई है बचपन की क्लास में, ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक के मिक्सचर को क्या बोलते हो, जो एलॉय बनेगा उसका नाम क्या है, ब्रास है। अगर आपने कॉपर टिन मिक्स किया तो क्या बनेगा, आपका ब्रोंज बनेगा। अब देखो गन मेटल क्या है, अगर आप देखो कॉपर तो होगा ही सब में, इसमें जिंक था, इसमें टिन था, और इसमें कॉपर के साथ जिंक और टिन आ जाए तो आपका क्या बन जाता है, गन मेटल। इसीलिए मैंने 3 एग्जांपल इन्हीं के लिए, ठीक है, क्योंकि सिमिलर है। अब देखो स्टेनलेस स्टील क्या होता है, आयरन, क्रोमियम, निकल, और ये जो कार्बन ऐड करते हैं ये इसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए ऐड करते हैं। ठीक है, और कोई रोल नहीं है। और स्टील क्या होता है, आयरन प्लस में कार्बन के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो यहीं पे देखो लास्ट के 1-2 टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, वो थोड़ा मैंने स्पीड अप कराया है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार वही चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग क्या कर सकते हो, पीछे वाले नोट्स उठा के रिवाइज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।
That's all for today's lecture. Thank you and have a